न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जी में मनाया गया गोवा क्रांति दिवस। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दिख रही मजबूती, बोले डॉक्टर वी अनंतदा नागेश्वरन। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पणजी में मनाया गया गोवा क्रांति दिवस। गोवा की राजधानी पणजी में गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भाग लिया। यह कार्यक्रम गोवा सरकार के गृह विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गोवा मुक्ति संग्राम में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत ने अपने भाषण में कहा कि गोवा की आज़ादी की लड़ाई में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया और हमने सबको उनके सपनों को गोवा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना जारी रखा। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, आम नागरिक भी उपस्थित रहे। एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक अहम बयान में स्पष्ट किया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के माध्यम स्थिरता को लेकर कहीं बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता या भारत पाकिस्तान के संबंधों में मध्यस्थता जैसे किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्यवाही को लेकर जो संवाद हुआ वे दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहले से मजबूत सैन्य संचार चैनलों के जरिए सीधे तौर पर हुआ और ये पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है।
और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दिख रही मजबूत, बोले डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन। तिरुवनंतपुरम में एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबोधन के दौरान भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सहकारक डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक संदर्भ अत्यंत अनिश्चित और जटिल हो गया है। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां विकास के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई है। इस प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024 से 2025 में 6.5% की प्रभावशाली विकास दर रखी है, जो कि वैश्विक मानक के अनुसार एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने ये भी अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2025 से 2026 में भारत की विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच रह सकती है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस है झूठ की फैक्ट्री, बोले भाजपा प्रवक्ता शहजादा पूनावाला। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और अब उनका झूठ सामने आ रहा है। शहजाद पूनावाला ने यह भी कांग्रेस कहा कि फैसले की कोशिश की कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की स्थिति थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साफ किया है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और जो भी संवाद हुआ वे दोनों देशों की सेनाओं के बीच स्थापित सैन्य चैनलों के माध्यम से हुआ। पूनावाला ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की कार्यवाही पूरी तरह आत्मनिर्भर और नियामक थी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस दौरान अमेरिका के साथ किसी प्रकार की व्यापार वार्ता भी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है और उसके तमाम झूठों का जो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोधी झूठ थे, पाकिस्तान परस्ती वाले झूठ थे, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने सीज फायर करवाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कह दिया कि कोई मध्यस्थता, कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप किसी तीसरे देश ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया जब उसको मुंह तोड़ जवाब और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जो कांग्रेस कहती है ना कि हमने सरेंडर कर दिया, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और किस प्रकार से गोली का जवाब गोले से दिया गया और आगे भी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। किस प्रकार से एक्ट ऑफ टेरर अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा और किस तरह आतंकी बेसिस और उसके बाद मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए, ये भी साफ साफ कह दिया गया। और कांग्रेस कह रही थी कि ट्रंप साहब ने ट्रेड इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सेना के पराक्रम को, भारत की कूटनीतिक पराक्रम को नीचा करवाने के लिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए और भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही थी।
ये वही पार्टी है जो कह रही थी G7 में इनवाइट नहीं आया। ये वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो प्रूफ आने के बाद भी कह रही थी छुटपुट है, सरेंडर हो गया, फेलियर था, शो ऑफ था। ये वही पार्टी है जो उनके ही नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी के कहने के बाद भी कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई, ट्रेड से मध्यस्थता करवाई और हमने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज INC नहीं बल्कि PNC, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस की तरह बोल रही है। और राहुल गांधी LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को न केवल हमारी सेना से, न केवल हमारे सांसदों से जिनको उनकी तुलना आतंकियों से की, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि बार बार सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज कांग्रेस के सारे झूठ उजागर हो चुके हैं और कैसे वो विदेश नीति पर भी राजनीति करती है, ये सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदित राज का मोदी सरकार पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच प्रस्तावित बैठक को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने भारतीय विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले G7 की वोटिंग लिस्ट में थे और बाद में उन्हें बुलाया गया। उदित राज का कहना है कि जो तस्वीरें सामने आई है उनमें प्रधानमंत्री मोदी नाराज दिख रहे हैं। भले ही ये कोई बड़ा मुद्दा न हो, लेकिन ये उन दावों पर सवाल उठता है जो मोदी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को लेकर किए जाते रहे हैं। उदित राज ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की प्राथमिकता हमेशा इमेज बिल्डिंग और चुनावी राजनीति रही है, जिसके चलते भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की कूटनीति कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिख रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख से खुलकर मिल रहे हैं, जबकि भारत को दरकिनार किया जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो आज यूएस विजिट कर रहे हैं। उनको यूएस लंच के लिए होस्ट कर रहा है। कांग्रेस इस पे लगातार हमलावर हो रही है। पीएम मोदी और जयशंकर जी दोनों ही इस पर चुप हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी जो पीएम मोदी जी को G7 में इनवाइट किया गया था, वो वेटिंग लिस्ट में पहले डाला था और लास्ट में इनवाइट किया था। और जो फोटोग्राफ आए हैं उसमें मोदी जी नहीं है, वो कोई बड़ा सवाल नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब फोटोग्राफ आता था तो यहाँ पर मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है। अब तो बैंड बज गया। तो एक तो वेटिंग में थे, इनको जाना नहीं चाहिए था और खुद ही कहते थे भक्त लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर कि मोदी जी को इनविटेशन आएगा तो जाएंगे भी नहीं। लगातार भारत की छवि गिरती जा रही है। मोदी जी फॉरेन पॉलिसी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए नहीं जाते, यहाँ की मीडिया लेके जा कर के और भारतीयों से मिलना, और हमेशा उनका ध्यान रहता है अपनी इमेज बिल्डिंग का और चुनाव का। इसके वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। सीज फायर ट्रंप ने कराया, 13 बार कहा, एक बार जुबान नहीं खुली। और शुक्र करें कि ट्रंप निकल आए हैं, नहीं ट्रंप इनके मुंह पर कहते और फिर एक बार इनकी बेइज्जती करते और ये बोलते ना, जिस तरह से अमेरिका में जब मोदी जी गए थे और मुंह पर कहा था कि ये जो ब्रिक्स के लोग हैं ये चोर हैं, कांप रहे हैं, और ब्रिक्स के लीडर थे मोदी जी, कुछ बोल नहीं पाए। तो भारत का अपमान बहुत हो रहा दुनिया में। ये मोदी जी के चक्कर में भारत का अपमान इतना अधिक हो रहा है। हमारा पासपोर्ट की ताकत खत्म हो चुकी है। इंडियन स्टूडेंट को किस तरह से हैंडकप करके भेजा जा रहा है। 600 लोगों को, भारतीयों को जंजीर और हथकड़ी लगा करके अमेरिका ने यहाँ पर भेजा। तो
उसके तुलना में पाकिस्तान की जो इमेज है या उसका डिप्लोमेसी है बहुत आगे हो गई है। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया विमान हादसे में 190 डीएनए नमूद मेल खाए। एयर इंडिया विमान हादसा दुर्घटना को लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल से बड़ी जानकारी सामने आई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि आज सुबह 10:45 बजे कुल 190 डीएनए नमूनों का सफलतापूर्वक मिलाया जा चुका है। इनमें से 123 भारतीय नागरिक, 7 पुर्तगाली, 27 ब्रिटेन के नागरिक, 1 कनाडाई और 4 गैर यात्री शामिल है। अब 157 मृतकों के पार्थिव शरीर अनवेश उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। ये प्रक्रिया डीएनए मिलान के माध्यम से पूरी की जा रही है ताकि हर शव की पहचान सटीक और संवेदनशीलता के साथ हो सके। डॉक्टर जोशी ने ये भी जानकारी दी कि इस दर्दनाक हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास को एक अस्पताल से छुट्टी दी गई है और वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित घर लौट चुके हैं। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और बाकी के 10 लोग जो है वो अंडर प्रोसेस है, मीन्स कि उन्होंने अभी हमको नहीं बताया कि वो कब लेने आएंगे। इस सारे मुद्दे में बात करेंगे जो यहाँ से गए हैं उसमें से आउट ऑफ इंडिया 2 लोगों को भेजा है और 11 लोगों को आउट ऑफ गुजरात बाय प्लेन भेजा है और 129 लोगों को बाय रोड उनके घर पे भेजा है। जितने ये जो डीएनए मैचिंग हुआ है उसमें से 123 इंडियंस है, 4 पोर्टुगीज है, 27 लोग यूके सिटीजन वाले हैं और 1 कैनेडियन एंड 4 लोग नॉन पैसेंजर पाए गए हैं। ये सारे लोगों को विथ रिस्पेक्ट उनके घर तक हमारी टीम जाके छोड़ आई है, जिस हिसाब से व्यवस्था करी है। रही बात विश्वास की तो वो स्वस्थ था, उसकी फैमिली भी यूके से आ गई है, उनके सारे भाई कजिन्स कल से परसों से एक्चुअली वो लोग यहाँ एयर इंडिया के कंट्रोल में थे, साथ में थे और उन्होंने कल बोला कि अभी ये सब कुछ सही है तो उसको रजा दीजिए। तो अल्टीमेटली शाम को 7:30 बजे उसकी फैमिली विश्वास को यहाँ से ले गई है। वो बिल्कुल स्वस्थ है अभी। अनफॉर्चुनेटली एक और पेशेंट दर्दी जो सिविल हॉस्पिटल में दाखिल था, जिसको भी सीवियर बर्न्स था एंड वेंटिलेटर पर था, उनकी देहांत हुई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 2 डेथ एडमिशन के बाद और पहला डेथ हम काउंट करेंगे डे 1। तो 71 जो पेशेंट आए थे उसमें से अभी हम बोल सकते हैं कि 3 डेथ हो चुकी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों से राज्य के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मांगी और आने वाले महीनों के लिए प्राथमिकताएं तय करने को कहा। बताया जा रहा है कि बैठक में ग्रामीण विकास, बिजली, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इसी के साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वित्तीय, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर निशाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होते ही राजनीति बयानबाजी तेज हो जाती है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता या तेजस्वी यादव की पार्टी आगामी चुनाव में महज 25 सीटों
तक सिमट रही जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन विकास की राजनीति कर रहा है और कौन सिर्फ वादों की राजनीति में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक चौधरी ने टिप्पणी करते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। अरे छोड़िए ना, 25 सीट पर सिमटेंगे, चिंता मत करिए। अशोक जी, प्रशांत किशोर पर आरोप अरे कितना प्रशांत किशोर का बड़ा नेता बनाइएगा। चलिए छोड़िए, प्रशांत किशोर पर नहीं बोलना है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप मोदी बातचीत पर संजय राउत का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शिवसेना के वरिष्ठ सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि मोदी के लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की थी, लेकिन ट्रंप को खुद ट्वीट करते स्पष्ट करना चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहेंगे उन पर आम जनता कैसे विश्वास करेंगी। राउत का इशारा साफ था कि मोदी सरकार की विदेश नीति और विश्व मंच पर स्थिति को लेकर अब देश के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लघु वनोपजों का मिलेगा उचित मूल्य, बोले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान किसानों और लघु वनोपज संग्रहों के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा जिले के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोल्ड स्टोरेज से न केवल कृषि उत्पादन बल्कि महुआ, तेंदुपत्ता, चिरौंजी जैसे लघु वनोपजों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। ये पहल सरकार की किसान और जनजातीय हितैषी नीति का हिस्सा है। क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का स्थापना होने का अपने आप में बड़ी सफलता बनी। ये है भैया, इसमें कारण ये है कि बहुत सारे लघु वनोपज हैं जिसका उचित मूल्य मिल सकता है, वहाँ के कृषकों को उचित मूल्य मिल सकता है। इन सारे ही विषयों को ध्यान रख करके दंतेवाड़ा में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। 3 नक्सली मारे गए, वर्दीधारी 3 नक्सली। संख्यात्मक विषय एक बार स्पष्ट होने दीजिए और क्या स्थिति है। शराब महोत्सव मनाने की तैयारी में है। शराब महोत्सव मनाएंगे बोले कांग्रेस ने। वो लोग तो बहुत दिन से मनाते हैं उसको। आज विधायक दल की बैठक भी है। हाँ, भाजपा विधायक दल की बैठक भी है। आज हमारे संगठन के मुखिया आए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग आए हैं और उनके माध्यम से मार्गदर्शन और उचित निर्णय सारे आज होंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप से क्या बातचीत हुई, पीएम खुलकर बताए, बोले सीपीआई के महासचिव डी राजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को देश और संसद को ये बयान देना चाहिए कि वास्तव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वे खुद सामने आकर संसद, राजनीतिक दलों और देश की जनता को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं। डी राजा ने ये भी कहा कि ये केवल विदेश सचिव के माध्यम से जानकारी देने की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे संसद में आकर पूरी सच्चाई रखें। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में संसद की उपेक्षा नहीं की जा सकती और ये जानना जरूरी है कि अमेरिका की इस पूरे घटनाक्रम में कोई भूमिका थी या नहीं। I have no comments on what
Foreign Secretary has said. But there are questions. The questions are asked by political parties, by people of our country. The questions are posed to Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Why Prime Minister cannot open his mouth and tell the people what exactly happened? What was the role played by US, his own friend, Mr. Donald Trump? Why Prime Minister is not opening up his mouth? Prime Minister during his tenure has not addressed formal press conferences, but Prime Minister has developed his own ways to reach out to the people. Mann Ki Baat, addressing the nation directly. Why Prime Minister could not say all these things during Mann Ki Baat? Why Prime Minister could not say all these things while addressing the nation? This is what we are asking. Political parties, we have the right to demand there should be a special session of the Parliament so that Parliament should be taken into confidence, people should be taken into confidence. Prime Minister Modi and government have not agreed to convene the special session of the Parliament, and Prime Minister has not convened even all-party meeting to explain what exactly happened. Why Mr. Trump goes on claiming that he mediated between India and Pakistan for ceasefire. Now, it is said Prime Minister told Mr. Trump will agree, endorse what Mr. Vikram Misri has said. We do not know. That is why we are a democracy. What Mr. Trump and what he does in US, that's a different thing. It is for him. But India is a democracy, largest democracy in the world, representative democracy. And we have a parliament, and that parliament should not become redundant. And our parliament should discuss the issue. Why Prime Minister is not convening the Parliament? Why Prime Minister is not telling the Parliament what exactly happened? What was the role of Mr. Trump or his country, United States of America? But Foreign Secretary Vikram Misri says, Prime Minister, on this issue there is full political unanimity. This is what our Foreign Secretary says, listening to the conversation between Mr. Modi and Mr. Trump over telephone. But why Mr. Modi cannot speak out? Mr. Modi could have recorded his message and sent to the country, let people listen to his message. Why he is not speaking? What prevents him to not to speak? That's what he should understand. India is a country which has its own standing in global politics and in the international community. And how Mr. Modi can undermine India's position and let down India's like this, it is shameful. Mr. Modi as Prime Minister should speak out. He must tell the people, he must tell the Parliament what exactly happened. What was the role played by US or not played by US? What was the mediation done by Trump or not done by Trump? We do not know. Mr. Modi should open his mouth. He is the head of the government of India. He is the Prime Minister. We have every right to ask the Prime Minister to tell what exactly happened. And Misri also said Modi and President Trump were scheduled to meet on the sideline of G7 summit, but President Trump has returned to the US early due to this meeting could not take place. And after this, at request of President Trump, today both leaders spoke over phone, and they spoke almost 35 minutes, and Prime Minister spoke with President Trump in detail on Operation Sindoor. I do not know what exactly happened there. I cannot comment on all these things. And after all, he is our Foreign Secretary, a responsible person. But I cannot comment. My simple question is, why Parliament is not taken into confidence? Why political parties and people of India are not taken into confidence? Prime Minister could have directly could have spoken to the people, spoken to the Parliament,
explaining what exactly happened, why Prime Minister has not uttered a word here, why he has not opened his mouth here. This is what we are asking. And the Prime Minister has the habit, as I said, Mann Ki Baat. He could have done Mann Ki Baat. He could have addressed the nation. If he is not prepared to convene all party meeting or parliament special session, he could have directly addressed the nation. Why he has not done? What prevented him? That is what he should explain. And Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says India alliance is intact. Those who want to leave free to do so. It will fight 2027. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, बोले भाजपा विधायक राम कदम। जाति जनगणना को लेकर देश भर में उठ रही बहस अब महाराष्ट्र की सियासत तक पहुंच गई है। मुंबई में भाजपा विधायक राम कदम ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राम कदम ने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, जहां जो वादा किया जाता है उसे पूरा भी किया जाता है। पिछले 11 सालों में देश की जनता ने यही देखा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जाति जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। जब से वे सत्ता में थे तो देश में हर दिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। 2G, CWG, कोयला घोटाला, हर क्षेत्र में घोटाले ही घोटाले थे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, वादा करती है तो पूरा करती है, और ये विगत 11 वर्षों से लोग देख रहे हैं। और वही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री करके आदरणीय मोदी जी को लोगों ने चुन के दिया है। और इस विषय पर कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है इस मुद्दे को उठाने का? जब उनकी सत्ता थी तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हर दूसरे दिन नया भ्रष्टाचार। 11 वर्षों में बेदाग इस प्रकार की प्रतिमा मोदी सरकार की रही। इसलिए कांग्रेस के नेता चिंता न करें। देश की जनता को पता है कि मोदी सरकार का वादा यह खरा होता है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयराम रमेश का सवाल, पीएम मोदी 47 दिन चुप क्यों रहे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर विपक्ष के तीखे सवाल जारी है। अब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की चुप्पी और विदेश सचिव के बयानों पर गहराई से सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा, 47 दिन तक प्रधानमंत्री ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब अचानक बताया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से 35 मिनट तक बात की और भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और व्हाइट हाउस दोनों की ओर से बयान आते हैं, लेकिन उन बयानों में अंतर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है और भारत की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया, अगर यही बात है तो प्रधानमंत्री खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वे कल या परसों सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं वे वही बात विपक्षी दलों के सामने रखते जो विदेश सचिव कह रहे हैं? See, there is the triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. It's definitely a setback. The man who gave oxygen, masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack is now being invited for lunch by President Trump. Second, Michael Kurilla, the chief of the US Central Command, calls Pakistan a phenomenal partner in counter-terrorism operations. The first time. Pakistan, phenomenal partner. It's a phenomenal perpetrator, not a phenomenal partner. And third, President Trump 14 times has claimed that he mediated between India and Pakistan, which meant that Operation Sindoor had to be, stopped, paused, as the Prime Minister says. And he used trade as an instrument. Now, for 37 days,
the Prime Minister did not say anything. Now today we are told that he had a 35-minute call with President Trump. And there is a readout of what the Prime Minister is supposed to have said to Mr. Trump, President Trump. President Trump has also put out a statement from the White House. There is a difference between the two statements. Normally these statements are different because they appeal to different audiences. So my question is very simple. Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, which is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. All I am saying is, President Trump's statement also talks about Europe, it talks about Middle East, let that be. He also talks of international trade, bilateral relations. He talks of defense procurement. All that is not there in the Prime Minister's readout. However, let's take the Prime Minister's readout as the base. Why can't the Prime Minister call an all-party meeting tomorrow or day after tomorrow? Take the opposition parties' leaders into confidence and say the same thing which has been put out today by the Foreign Secretary. Why is the Prime Minister getting others to speak on his behalf? Why can't the Prime Minister speak directly? Let him address the nation. Let him call the opposition leaders. This is the reason why we wanted a parliament session, so that he could take the nation into confidence. But now the parliament session is going to open only on the 21st. It's going to begin on the 21st of July. So let him call an all-party meeting and let him say whatever he has said. It's taken him 37 days to say whatever he claims to have said to the President. Fine. He has had a 35-minute phone call. He has said certain things. Let him say the same thing to opposition leaders in an all-party meeting. Why can't he do that? आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में नदी में बही कार, 9 लोग लापता। गुजरात के बोटाद जिले में एक दर्दनाक हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। कुरियाना गांव के पास एक नदी में कार बह जाने की सूचना के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की एक टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कार में कुल 9 लोग सवार थे, जो अचानक तेज बहाव में फंसकर लापता हो गए। ये घटना सोमवार देर रात शाम की बताई जा रही है, जब क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। NDRF की टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लापता लोगों की तलाश जारी है। इलाके में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त टीमें भी तैयार रखी गई है। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं इंस्पेक्टर विनय कुमार भाटी, टीम कमांडर NDRF 6 बटालियन वडोदरा। सर बताइए, कल से लेकर आज तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, अभी क्या करने जा रहे हो? मेरी टीम राजकोट में डिप्लॉयड थी, तो हमको सुबह सूचना मिली कि आपको बोटाड जाना है, वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाना है। तो हम बोटाड पहुँचे। यहाँ पर आके देखा था सभी रास्ते ब्लॉक थे, बोटाड सिटी ब्लॉक था, उसमें क्रॉस करना आसान पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने गांवों से, जो गांवों के रूट होते हैं छोटे कंजस्टेड, उनसे जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते वो भी ब्लॉक मिले। फिर शाम को प्रशासन की मदद से हम टाउन के अंदर से किसी तरह से हम लोकेशन पे 7:30 बजे पहुंचे पीपलिया। हाँ, तो 7:30 से फिर हमने कंटिन्यू वहाँ पर जो है 11:30 बजे तक तो हमने ऑप्स किया। फिर वहाँ से हमें वापसी, वो काफ़ी अंदर था, वापसी आए, फिर हमारा गाड़ियाँ भी ख़राब हो गई थी, तो हम रात को 3:30 बजे बोटाड पहुँचे। तो आज क्या करने जा रहे हो सर? आज यहाँ पर कल सुबह इंसिडेंट हुआ था, बहुत दुखद घटना है कि यहाँ पर 9 लोग थे, शायद किसी टेम्पो में जा रहे थे, तो वो बह गए थे पानी के बहाव में, जिनमें से 2 को उसी समय बचा लिया गया। उसके बाद जो सूचना है उसके अनुसार 4 को और बॉडी रिकवर किया है, और हम जो मिसिंग पर्सन है उनके अब सर्च करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कांग्रेस का दिल भारत में नहीं पाकिस्तान में है, बोले प्रदीप भंडारी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के हालिया बयान पर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने तीखा हमला बोला है। भंडारी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब झूठ फैलाने वाली इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुकी है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस भारत के नैरेटिव पर विश्वास नहीं करती तो ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। कांग्रेस की विश्वसनीयता आज इतिहास और वैश्विक स्तर पर लगभग शून्य हो गई है। भंडारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी जयराम रमेश की बातों पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से देश की जनता से माफी मांगने की, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद पाकिस्तानी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कहा। देखिए, आज देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निरंतर हमारी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एमईए के ऊपर विश्वास नहीं किया, या कभी न कभी पूछे कितने जहाज गिरे, या फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया कि कोई थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में यूएस प्रेसिडेंट के साथ में ये स्पष्ट कर दिया और उनके साथ बायलैटरल 35 मिनट की उसमें स्पष्ट कर दिया बातचीत में कि कोई तीसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर भारत से भीख मांगी कि किसी भी तरीके से आप इसको रोको, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके से अलग थलग बढ़ चुकी है कि उसका काम यही है कि सुबह उठो और झूठ फैलाओ। कल उन्होंने सेंसस पे झूठ फैलाया, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर जो है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी डे पे ऑफिशियली बुला रही है, जिसको यूएस को फैक्ट चेक करना पड़ा। तो आज कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी हिस्टोरिकली और ग्लोबली जीरो है। तो जयराम रमेश जो बोलना चाहे बोले, उन पर ना राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में भी किसी को विश्वास नहीं है। परंतु अगर उनमें 1% भी देशभक्ति है तो उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि निरंतर ऑपरेशन सिंदूर के समय और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव को आगे बढ़ाया।